गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर कोविड-19 के प्रति अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे। इसी की बात के साथ शुरू करते हैं आज 22 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स, जिनकी थीम होती है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। और ये करंट अफेयर्स काफी ज्यादा ट्रस्टेड सोर्सेज से बनाए जाते हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो, मिंट, ऐसे बहुत सारे ट्रस्टेड सोर्सेज से ये करंट अफेयर बनाए जाते हैं। कल से मैंने एक नया फॉर्मेट शुरू किया है, बच्चों ने सपोर्ट किया, कई सारे बच्चों ने कहा कि ये अच्छा है, तो मैंने उसी को कंटिन्यू किया है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इसी को कंटिन्यू किया जाए तो प्लीज एक बार इसको अपना जो भी कमेंट हो वो दें। चलो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को। आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2021 के संदर्भ में। यहां पर ये हिंदी में लिखा हुआ है और इस साइड आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि स्पेस ज्यादा चाहिए था तो इस वजह से मैंने इसको दूसरे पेज पर लिख दिया। तो देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट है, इस इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संगठन द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस इंडेक्स में भारत की रैंक दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद सबसे अच्छी है। और तीसरा इंडेक्स है, 2020 की तरह इस साल भी इस इंडेक्स में प्रथम स्थान नॉर्वे को मिला है। तो आपको बताना है निम्न में से गलत कथन का चुनाव करें। याद रखिएगा, जब विचार करने को बोला जाता है तो सीधा विचार नहीं करना होता है, सबसे पहले देखना होता है कि गलत पूछा है या सही पूछा है। तो यहां पे पूछा है गलत, सो ध्यान से सुने। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 2 3 तीनों और डी इनमें से कोई नहीं। एक सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम कह सकते हैं ए गलत है। अब देख लेते हैं क्यों गलत है और मैंने ये क्वेश्चन को क्यों बनाया है, तो जानने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश में भी आपके सामने यहां पे दे रखा है, इसका भी आंसर ए ही होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पे वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2021। हाल ही में इस इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संगठन द्वारा जारी किया गया, यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संगठन ने इसको जारी किया है। इस साल जारी किए गए इस इंडेक्स में कुल 180 देशों को रैंक दी गई, यानी कि कुल कितने देश हैं, तो 180 देशों को रैंक दी गई है, जिसमें प्रथम 5 देश जिनकी रैंक सबसे अच्छी है। पहले नंबर पर नॉर्वे है, दूसरे नंबर पर फिनलैंड है, तीसरे नंबर पर स्वीडन है, चौथे नंबर पर डेनमार्क है और 5वें नंबर पर कोस्टारिका है। यानी कि 2020 में भी पहले नंबर पर कौन था, तो आप कहोगे नॉर्वे था, और इस बार भी पहले नंबर पर कौन है, तो आप कहोगे नॉर्वे है। उसके बाद भारत के बारे में देखें, भारत और पड़ोसी देशों के संदर्भ में देखें तो भूटान की 65 रैंक है, मालदीव की 72 है, नेपाल की 106 है, श्रीलंका की 127 है, म्यांमार की 140 है और भारत की 142 है, यानी कि भारत की 142 है, लास्ट बार भी इतनी ही थी। पाकिस्तान की 145 है, बांग्लादेश की 152 है और चीन 177 है, यानी कि चीन की हालत बहुत ज्यादा खराब है प्रेस इंडेक्स के मामले में। और इस इंडेक्स में अंतिम जो स्थान मिला है वो इरिट्रिया को मिला है। इरिट्रिया को 180वां रैंक दिया गया है इस इंडेक्स के अंदर, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए इरिट्रिया को अंतिम रैंक क्यों दिया गया है। देखो, ऐसा रिपोर्ट बताती हैं कि इरिट्रिया में कोई जर्नलिस्ट बाहर से कोई रिपोर्ट कवर करने जाता है तो वहां के जो समूह हैं, जो वहां के नृजाति समूह हैं, वो कहीं ना कहीं उसे नुकसान पहुंचाते हैं। इस वजह से इसमें अंतिम स्थान मिला है इरिट्रिया को। तो अब आपको पता लग गया होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, कि भारत की रैंक दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद अच्छी नहीं है, कई सारे देश भारत से आगे हैं। इस वजह से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में सारी बातें जो मैंने वहां पे लिखी हुई हैं वो सारी बातें आपको यहां देखने को मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। यहां पर देख सकते हो मैंने रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रेस फ्रीडम अंडर प्रेशर इन पेंडेमिक। तो पेंडेमिक के प्रेशर में किसने कैसा किया है, यहां पे देख सकते हो 2021 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और किसने जारी किया है तो वो मैंने बता दिया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के थ्रू जारी किया गया है। यहाँ पे पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर स्वीडन है, फिर यहाँ पे 13वें नंबर पर जर्मनी है, इसको लॉस हुआ है 2 का। फिर यूके है, यूके की कंडीशन सही हुई है 33, यूएसए की 44 है, रसिया 150वें स्थान पर, और हमारा रैंक कितना है तो आप जानते हैं 142वें नंबर पर भारत है इस रैंक में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन है, 2021 में आयोजित किए जा रहे वरुण नौसैनिक अभ्यास में कौन सा देश भाग नहीं ले रहा है। यानी कि आप जानते हैं वरुण नौसैनिक अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है, तो हाल में ही एक देश और शामिल हुआ है। अब आपसे पूछा है इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, क्या ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी सऊदी अरब। कौन सा देश इसमें से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसको आपको इसका आंसर देना है। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सऊदी अरब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है।
भारत पार्टिसिपेट कर रहा है, फ्रांस पार्टिसिपेट कर रहा है और संयुक्त अरब अमीरात भी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन कौन, सऊदी अरब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है यहां पे, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। हाल ही में बर्म नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन उत्तरी अरब सागर तथा फारस की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। यानी कि बर्म नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो उत्तरी अरब सागर तथा फारस की खाड़ी में किया जा रहा है, ठीक है। इस अभ्यास की शुरुआत 1993 में हुई थी, भारत और फ्रांस के बीच की गई थी। यानी कि इसकी शुरुआत 1993 में भारत और फ्रांस ने की थी और इस साल के संस्करण में भारत और फ्रांस के साथ साथ यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। बरुण नौसैनिक युद्धाभ्यास के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, देखिए, इंडिया फ्रांस यूएई टू टेस्ट कॉम्बैक्ट स्किल एट बर्ना नेवल एक्सरसाइज फ्रॉम संडे। तो ये आप याद रख लेना, यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स में कवर किया, वहीं से मैंने ये आर्टिकल लिया था। अगले टॉपिक पे चलते हैं। खबरों में रहा INAS 323 क्या है, यानी ये खबरों में रहा था हाल ही। INAS 323 क्या है? ऑप्शन ए है भारतीय नौसेना का हेलीकॉप्टर है क्या, ऑप्शन बी खोजा गया कोई बौना ग्रह है, डार्फ जो तारा है, इसके अलावा स्पेस एक्स का कोई स्पेस क्राफ्ट है, या डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए एक सेकंड, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर ए है तो इसका मतलब क्या है कि इंडियन नेवी का ये हेलीकॉप्टर है, भारतीय नौसेना का हेलीकॉप्टर है। देख लेते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ANI न्यूज का आर्टिकल है, INAS 323 कमीशन इनटू इंडियन नेवी। तो हाल में ही गोवा के अंदर इसको इंडियन नेवी में शामिल किया गया और हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा इस हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया गया था, इस वजह से ये न्यूज में था। याद रखिएगा, द इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन INAS 323 द फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडिजिनसली बिल्ट AHL यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 एयरक्राफ्ट में इसको शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, कहां पर, तो गोवा में। और किसने शामिल किया है, तो भारतीय नौसेना ने शामिल किया है। इंपॉर्टेंट है, बचाव कार्य में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ये सामान को ले जाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। किसके बारे में, तो मैंने आपको बताया INAS 323 के बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण को लेकर समझौता किया गया है? कल मैंने आपसे रक्षा समझौते पे बात की थी, तो मैंने बताया था वियतनाम, और आज हम बात कर रहे हैं समुद्री पर्यावरण को लेकर। तो समुद्री पर्यावरण को लेकर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है फ्रांस के साथ किया है, ऑप्शन बी है चीन के साथ किया है, ऑप्शन सी है जर्मनी के साथ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एक सेकंड सोचिए, देन मैं इसका आंसर आपको देता हूं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमने हाल में ही किसके साथ, तो जर्मनी के साथ एक क्या किया है, समुद्री पर्यावरण को लेकर समझौता किया है। तो देख लेते हैं, जरा समझ लेते हैं। यहां पे देखिए, भारत सरकार द्वारा समुद्री पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए जर्मनी के साथ समझौता किया गया है। यानी कि हमारी सरकार ने जर्मनी के साथ समझौता किया है, जिससे कि हम क्या कर सकें, समुद्र के पर्यावरण को बचा सकें, कंजर्व कर सकें और एक उसे सुरक्षित बना सकें। इसलिए यह समझौता किया गया है। इस समझौते का थीम है समुद्री वातावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से जुड़े शहर। यानी कि इसकी थीम क्या है, प्लास्टिक कनेक्टिंग सिटीज एंटरिंग द ओशन एनवायरमेंट। समुद्री वातावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से जुड़े शहर, ये इसकी थीम रखी गई है। क्योंकि प्लास्टिक का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये भी थीम रखी गई है यहाँ पे। अब देखिए, क्लीन इंडिया मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, क्लीन इंडिया मिशन अर्बन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अच्छे से आपको याद रख लेना है। यहाँ पे देखिए, ये आर्टिकल है इसी टीम का, इंडिया जर्मनी साइंड एग्रीमेंट ऑन सिटीज कॉम्बैक्टिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरमेंट। तो मरीन एनवायरमेंट में प्लास्टिक की एंट्री को बंद करने के लिए और समुद्री पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो ये आपको अच्छे से याद क्या करना है, रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था? यानी कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि खजुराहो के जो मंदिर हैं, ठीक है, खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, किस राजवंश के द्वारा? ऑप्शन ए है चोल राजवंश के द्वारा, ऑप्शन बी चेर राजवंश के द्वारा, ऑप्शन सी चंदेल राजवंश के द्वारा, या ऑप्शन डी पाल राजवंश के द्वारा। एक सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया गया है। अब क्वेश्चन उठता है, खजुराहो के मंदिर न्यूज में क्यों है, वो भी बताऊंगा अभी। देखिए यहां पे देखिए सॉरी, द
तबीयत ठीक नहीं है अभी, तो बीच बीच में ऐसी आवाज आएगी, उसके लिए पहले ही माफी चाहूंगा आपसे। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश योजना के आधार पर खजुराहो के मंदिर पर वेबिनार का आयोजन किया है। यानी कि हाल में ही पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश योजना के आधार पर एक वेबिनार का आयोजन किया है, जिसमें खजुराहो के मंदिर के इतिहास और उनके बारे में बताया गया है, ताकि टूरिस्ट यहां पर अट्रैक्ट हो। इसलिए ये हाल में ही वेबिनार आयोजित किया गया है। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के दौरान चंदेल राजाओं ने करवाया था। इंपोर्टेंट लाइन याद रखना है आपको, चंदेला किंग्स ने इसको बनवाया था 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में। यहां पे देख सकते हैं टूरिज्म मिनिस्ट्री शोकेसेस एक्विसाइट्स खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर। तो ये खजुराहो के टेम्पल का आर्किटेक्चर है, कामुक विधियां हैं इसमें दिखाई गई हैं और काफी अच्छा है ये। मगर हमें देखें तो कारीगरी दिखती है कि उस टाइम पर भी इतने अच्छी आर्किटेक्चरिंग हमारे देश में रही है, तो काफी महत्वपूर्ण है हमारे देश के पर्यटन के लिए, मध्य प्रदेश के पर्यटन के लिए। तो ये आपको याद रखना है। खजुराहो के बारे में किसने बनवाए थे? तो चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 6, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी? ये कहने को ट्रेडिशन क्वेश्चन है, लेकिन अभी करंट में आया है तो इसको बात करेंगे। जल जीवन मिशन की भी देखेंगे क्या है। 2018 में की गई थी क्या? बी है 2019 में, सी 2017 में, या डी इनमें से कोई नहीं। एक सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब ऑप्शन नंबर बी है, इसका मतलब जल जीवन मिशन की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 2019 में की गई थी। अब हाल में ही ये न्यूज में क्यों है? तो देखो, अरुणाचल प्रदेश में अगले वर्ष मार्च तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत 65,000 जल नल कनेक्शन देने की योजना है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश सरकार 65,000 जल कनेक्शन देगी, जिससे कि वहां के ग्रामीण क्षेत्र में जल की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। अब देख लेते हैं जरा इस योजना की शुरुआत कब की गई थी। अब यहां पे देखिए, ये सारी चीजें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर देखिए, जल जीवन की मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में की थी, जिसका लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के जरिए जल कनेक्शन प्रदान करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में नल के जरिए जल उपलब्ध कराना है। इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी जल जीवन मिशन की। और आप जानते हैं इस मिशन को लागू करने का काम कौन करता है? जल शक्ति मंत्रालय, जिसमें मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। तो ये अच्छे से आपको याद रख लेना है ये टॉपिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला यहां पे देख सकते हैं, मैंने ये कहां से लिया है? एआई ऑल इंडिया रेडियो से लिया है। अरुणाचल प्रदेश में अगले वर्ष मार्च तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत 65,000 जल कनेक्शन देने की बात की गई है, वहां से मैंने ये टॉपिक लिया था, आप देख सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। काला सागर और अजोब सागर किस जल डमरू मध्य से आपस में जुड़े हुए हैं? अभी हाल में ही काला सागर और लाल सागर दोनों ही न्यूज में थे। आज मैंने काला सागर कवर किया है, कल मैं लाल सागर को कवर कर दूंगा और उसके आसपास की मैपिंग वाली पूरी लोकेशन आपको कवर करा दी जाएगी। देखो, ये जो मध्य एशिया के आसपास वाला क्षेत्र है और ये जितने भी सागर हैं, यहां से कोई भी आप एग्जाम दीजिए, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। और जब ये न्यूज में होते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यह तो हम समझ लेते हैं क्या है कि काला सागर और अजोब सागर के बीच में कौन सा जल डमरू यानी कि स्ट्रेट मौजूद है। ऑप्शन ए है अकाबा की खाड़ी है, ऑप्शन बी सिनाई प्रायद्वीप है, ऑप्शन सी कर्च जल डमरू संध है, या जल डमरू मध्य है, या डी इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आपको आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्च जल डमरू मध्य दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अभी हम इसको मैप में भी देखेंगे, समझेंगे भी। देखो क्या है, खबरों में क्यों है। हाल ही में अमेरिका सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से यह कहा गया है कि रूस काला सागर क्षेत्र को ब्लॉक कर रहा है। यानी कि अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूस काला सागर क्षेत्र को ब्लॉक करता जा रहा है। अब रूस काला सागर क्षेत्र को ब्लॉक करेगा तो क्या होगा? यूक्रेन के सामने संकट आएगा। तो देखते हैं, रूस के इस कदम से अजोब सागर में यूक्रेन के अपने बंदरगाह तक पहुंच मुश्किल हो जाएगी। काला सागर की सीमा, अब यहां पर क्या होगा? तो मैंने बताया यूक्रेन अपने बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अजोब सागर में जाने के लिए रास्ता जो है वो काला सागर से ही जाता है। अब समझते हैं काला सागर की सीमा किस किस देश से मिलती है। अभी मैप में भी दिखाऊंगा। बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, इससे ये मिलती है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही तुर्की को यहां पर बड़े ऑयल के भंडार भी मिले थे, वो भी बात करेंगे अभी। काला सागर यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के लिए व्यापारिक आवागमन का महत्वपूर्ण साधन है। साथ ही इसमें गैस, तेल पाइपलाइन तथा फाइबर केबल बिछे हुए हैं। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और यातायात की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है काला सागर। लेकिन अब रसिया अपना विस्तृतवादी कहीं ना कहीं रुख दिखा रहा है। जिस तरीके से रसिया आगे बढ़ रहा है,
जिस तरीके से रसिया चाहता है कि वो सोवियत संघ की लेगेसी को दोबारा से स्टैब्लिश किया जाए, इसी वजह से ये कदम इस तरह उठा रहा है। और आप जानते हैं 2014 में रसिया ने क्या किया था, यूक्रेन का एक क्षेत्र जिसका नाम है क्रीमिया, और क्रीमिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और क्रीमिया पर नियंत्रण स्थापित होने की वजह से रसिया और यूक्रेन के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। देख लेते हैं आगे मैप में। पहले देखिए अल जजीरा का आर्टिकल है, अनप्रूव्ड एस्केलेशन, यूएस सेम्स रसिया प्लान टू ब्लॉक ब्लैक सी। मैंने बताया आपको। अब यहां पे आप समझ लीजिए, ये देखिए ये ब्लैक सी है, ये पूरा ब्लैक सी है, ये ऊपर सी ऑफ अजोब है, और यहां पर आप देखोगे तो ये कर्च है, कर्च जल डमरू मत, यानी कर्च स्ट्रेच है। अभी बड़े में भी दिखा दूंगा, पहले आप यहां पे देख सकते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से देश हैं ब्लैक सी से, कौन कौन से, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए रसिया यहां पे है, फिर यहां पे आप देख सकते हैं जॉर्जिया है, यहां पे आप देख सकते हैं टर्की है, ये पूरा टर्की है, फिर यहां पे आप देख सकते हैं बल्गारिया है, फिर यहां देख सकते हैं आप रोमानिया है, रोमानिया के साथ, फिर यहां पे मोल्डोवा नहीं है, ये देखो मोल्डोवा बीच में नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं, फिर यहां पे ये यूक्रेन है, ठीक है। और ये वाला रीजन है क्रीमिया, जिसके ऊपर किसने कब्जा कर लिया है, तो इसके ऊपर कब्जा कर लिया है आजकल किसने, बताइए, तो रसिया ने। मैंने अभी बताया 2014 में इस पर कब्जा कर लिया था। अब यहां पे आप देख सकते हैं सेम बातें मैंने यहां पर भी बताई हुई है। तो ये रहा कर्च, यहां पे इसलिए मैंने इसको ऐड किया था। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में कर्च जल संधि है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ब्लैक सी अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी इसका न्यूमेरिक बना लीजिएगा जिससे कि ये आसानी से आपको याद हो जाए। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, लेकिन बच्चे नहीं देते हैं, पर कोई बात नहीं, अपना काम है, हम देंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन सा देश शामिल नहीं है, आपसे पूछा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन सा देश शामिल नहीं है। खबर इसलिए बनाई गई है क्योंकि अभी रसिया ने घोषणा की है कि वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर हो जाएगा और अपना खुद का 2025 तक स्पेस स्टेशन बनाएगा। इसको कल कवर करूंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वो जो शामिल नहीं है क्या, कनाडा, रूस या भारत, जो भी इसका आंसर हो आप अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, जिनको ट्रस्टेड सोर्सेज के साथ मैं कवर करता हूं। अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं, ये फॉर्मेट पसंद आ रहा है, तो कमेंट जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि इस चैनल की रीच बढ़े, ये चैनल अच्छे से ग्रो करे और हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें शुरू कर पाए, ठीक है। तो शुभकामनाओं के साथ। और हाँ, एक और बात, कोविड-19 के प्रति अपना ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाला समय है ये, ठीक है। तो इसी बात के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।